वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये है वो प्लेटफॉर्म जहां आपको कंटेंट मिलता है फ्री, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, मेन एग्जाम दिल्ली। तो बोलोगे मैम ये सीबीएसई का कहाँ हुआ? ये सीबीएसई का ही है। सीबीएसई 3 सेट्स बनाता है, एक होता है ऑल इंडिया लेवल का पेपर, एक होता है दिल्ली वाला पेपर और एक होता है अब्रॉड वाला। तो जब भी तुम कोई चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और ब्रैकेट में तुमको वहां लिखा रहे सीबीएसई दिल्ली 2018 या 17, तो इसका मतलब वो दिल्ली वाला पेपर है। पर वापस अपन को तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाने। जहां पे लिखा रहता है अब्रॉड, मतलब वो है अभी भी सीबीएसई का पेपर, पर वो उन स्कूल्स के लिए है जो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। पर वापस क्वेश्चंस तो सीबीएसई नहीं बनाए, तो क्या पता अभी जो क्वेश्चन है अब्रॉड में चल रहा है, अगले साल सेम क्वेश्चन उठा के तुमको दे दे वो। आई बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। बने रहना है मेरे साथ। तो क्या करना है, कॉपी ओपन करनी है और पेन उठाना है, ठीक है। हम धीरे धीरे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2020 का पेपर। अब देखना कितने सारे धीरे धीरे तुम्हें रेपिटेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोलोगे मैम इतनू सा, हाँ तो इतनू सा जो क्वेश्चन है, तो अब जैसे तुम्हें पता है पैटर्न चेंज हो गया था, पर ये है 2019 का पेपर, तो पैटर्न थोड़ा अलग है। अब बोलोगे मैम इसमें इतने से क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो टर्म 2 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम तो सिर्फ रिड्यूस सिलेबस ही दे रहे हो ना। अब देखो, तो ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो कैसे हैं? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कहाँ आएंगे बेसिकली, ये आएंगे सारे के सारे सेक्शन ए में। बट सिंस सेक्शन ए 2 मार्क का रहता है, तो इतना से लिखने पे 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये समझो बात को कि ये इतना क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ एक और कोई क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है फिर 1 and 1 की मार्किंग हो, या फिर और 3 क्वेश्चन और 0.5 हर आंसर को दिया गया हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वापस वही तरीका अपनाएंगे, कौन सा मैम? कि हम कीवर्ड को करेंगे अंडरलाइन, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है सारा हम 5 सेकंड में फटाफट रिकॉल करेंगे और फिर बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पता चला जो तुमने रिकॉल किया वही पूछा गया हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेंशन द टर्म बताना है, ठीक है। तो पहला क्या है? टर्म बताना है। Used to describe a population interaction between an orchid growing on a forest tree। तो याद करो, एक इंटरैक्शन बताना है। तुमने 5 टाइप के इंटरैक्शन पढ़े हुए हैं, प्रीडेटरिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ठीक है। पर वो पूछ कौन सा रहे? वो पूछ रहे कि बताओ एक ऑर्किड फॉरेस्ट के ट्री पे ग्रो हो रहा है। तो सबसे पहले ये बताओ ऑर्किड ग्रो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैम उसको सनलाइट चाहिए, नीचे मिल नहीं रही थी तो वो उसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है। क्या इस वाले रिलेशनशिप में उस ट्री को कोई फायदा है? नहीं मैम, वो ट्री तो क्या है? अनअफेक्टेड, मतलब जीरो पे है ना। उसको ना पॉजिटिव में कोई मतलब फायदा है ना नुकसान है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऑर्किड को क्या हो रहा है? वो पॉजिटिव जोन में है, मतलब उसको फायदा हो रहा है। तो ऐसा रिलेशनशिप जहां पे एक ऑर्गेनिज्म फायदे में है और एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कमेंसलिज्म। तो देखो जरा आंसर, तो क्या है तुम्हारा आंसर? कमेंसलिज्म। इतनी बात आई समझ में? अब ये क्वेश्चन मैम कैसे आ सकता है? ये क्वेश्चन हो सकता है इसी फॉर्म में दे, या फिर इतना ना बोल के ये ऑर्किड ग्रोइंग ऑन फॉरेस्ट को हटा के वो बोल सकते हैं रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज अनअफेक्टेड। तो देखो एक ही क्वेश्चन है, पूछने के 2 तरीके हैं, ठीक है। दोनों के केस में आंसर क्या आएगा तुम्हारा? कमेंसलिज्म। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे मूव करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर फ्लॉक्स? बस फ्लॉक्स ही बोला तो जल्दी जल्दी क्या याद आ रहा है मैम? सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो फ्लॉक्स बेसिकली क्या होता है मैम? मेश होता है, बैक्टीरिया और फंगाई का मिक्सचर रहता है जहां पे, और वो कहाँ यूज करते हो मैम? एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक डाइजेशन के लिए यूज करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट के। बहुत बढ़िया। क्या करता है मैम? पहले एरोबिक होता है, फिर एनारोबिक होता है, और ये क्या करता है? एरोबिक में बीओडी का लेवल कम करता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने पहले ही पूछा है बताओ फ्लॉक्स क्या है, तो ये इतना जो बोला, जो मेश है किसका? बैक्टीरिया का और फंजाई का, उसी को क्या बोलेंगे? फ्लॉक्स बोलेंगे। फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सब तो बोल दिया। चलो आंसर देखो, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड वर्ड मत बोलना। तो क्या याद रखना है? बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल,
फिलामेंट टू फॉर्म मैश। मैश मतलब ऐसे नेटवर्क, डेंस नेटवर्क है ना, तो उसको मैश बोलते हो। तो मैश है जिसमें क्या है, बैक्टीरिया भी है जो एसोसिएट किसके साथ किया हुआ है, फंजाई के साथ। इतना हुआ। अब यहाँ क्या लिखा है, फंगल फिलामेंट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ठीक है, अलग अलग करने के लिए बोला है, किसके बीच में, द रोल्स बिटवीन बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जैसे ही तुमने बी लिम्फोसाइट सुना क्या याद आएगा, मैम बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। बहुत बढ़िया। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, मैम टी लिम्फोसाइट 3 तरीके के होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, पर बुक में एनसीईआरटी में एक ही बताया है, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर। पर जो टी हेल्पर रहता है वो हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी का प्रोडक्शन में। और दोनों क्या क्या बनाते हैं, मेमोरी सेल भी बनाते हैं। जो किसमें इन्वॉल्व रहते हैं, मैम वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब मेमोरी बन जाती है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स तो स्ट्रॉन्गर होता है। बहुत बढ़िया। तो अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि डिफरेंशिएट करना है बी और टी लिम्फोसाइट। अब किसके बेसिस पे देख लेते हैं, इन जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो इतना बोला वही तो आंसर है। तो बी लिम्फोसाइट का देखो, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, हमने बोला है बी लिम्फोसाइट कौन बनाता है, एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट ही बनाती है। टी लिम्फोसाइट का देखो, हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी ऑब्लिक किल्स द पैथोजन डायरेक्टली। याद करो कैसे, मैंने बताया था टी लिम्फोसाइट 3 तरीके की होती हैं, टीएच मतलब टी हेल्पर जो एक्चुअली हेल्प करने वाली है बी लिम्फोसाइट को। दूसरी होती है टी किलर, जिसको यहाँ पे किलर टी सेल्स बोला हुआ है, और किलर का काम क्या है, डायरेक्टली जाके उन सेल को मार डालो। और तीसरी होती है टी सप्रेसर। अब इतनी ज़्यादा मार धाड़ हो चुकी, इतना किलिंग हो चुका है, तो कुछ एक अलग टीम है जो क्या करने का काम करे, रुक जाओ भैया, अब ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, रुक जाओ। बेसिकली शांति दूत है ना, उन्होंने बोला शांति दूत, हार नहीं गए, हो गया, ओवर हो गया। लड़ाई के बाद जो लड़ाई रोकने का काम कौन कर रहा है, टी सप्रेसर का। ठीक है, अब तुम्हारी बुक में यही दोनों के बारे में मेंशन है, तो हम इन्हीं दोनों पे स्टिक करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अब बोलोगे मैम अगर हमें आता है तो हम टी सप्रेसर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिखो, मना किसी ने नहीं किया है। पर इतना याद रखो, सिंस एनसीईआरटी में उसका मेंशन नहीं है तो आंसर की में भी उसके बारे में लिखा नहीं गया होगा। तो अगर डायरेक्टली देखा जाए तो तुम लिख रहे हो, अच्छी बात है, पर ऐसा भी मत करो वो इन्फॉर्मेशन सारे लिखो जो सीबीएसई के बुक में दी ही नहीं है। हो गया क्या, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा और उससे कोई मार्क्स तो मिलने वाले हैं नहीं, और हमें काम करना है स्मार्ट वर्क, तो हम वही सारा चीजें इंफॉर्मेशन लिखेंगे जिससे हमें क्या मिले, मार्क्स मिले। क्यों, क्योंकि वही सारे टर्म मार्किंग स्कीम में लिखे हुए रहेंगे। हुआ इतना क्लियर, मूव करें आगे, चलो। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, जैसे ही वैक्सीनेशन आया क्या याद आया, मैम वैक्सीनेशन मतलब बेसिकली पैथोजन ही लेते हैं जो कैसा रहता है, या तो मरा हुआ, या तो वीकेंड मतलब बहुत कमजोर, या तो एटीन्यूएटेड, या फिर हीट किल, और उसी को हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, मैम एक्टिव इम्यूनिटी का तरीका है पर आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या, मैम बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो जब ये इंजेक्ट होता है तो उसको क्या बोलेंगे, मैम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलेंगे, जो 2 महीने से लेके अराउंड 5 महीने के बीच का रहता है। ठीक है, उसके बाद जब एक्चुअल में कोई वही पैथोजन लाइव एकदम फुल्ली स्ट्रॉन्ग आएगा हमसे लड़ने, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। पर हमारे अंदर प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे जो हमारी बी लिम्फोसाइट है और टी हेल्पर लिम्फोसाइट है, उन्होंने मिलकर क्या बना लिया, मेमोरी सेल्स बना ली, उनके अगेंस्ट पूरा डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया। अब आने दो सेकेंडरी रिस्पॉन्स को, ये पूरे के पूरे फाइट बैक करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने क्या बोला, वैक्सीनेशन, सब कुछ याद आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। अभी तो बोला मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम जो डेवलप कब होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में तो पूरी फाइटिंग ही चलती है। टेकिंग वन सूटेबल एग्जाम्पल जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब एक एग्जाम्पल लेना है और आंसर बताना है। चलो आंसर पढ़ते हैं। व्हेन अ वैक्सीन, अब वैक्सीन का मतलब क्या है, देखो हीट किल पैथोजन, मैंने बताया ना हीट किल पैथोजन रहता है, या एटीन्यूएटेड पैथोजन, या फिर एकदम कमजोर वीकेंड पैथोजन। A preparation of antigenic proteins of pathogen is introduced into the body. अब बोलोगे मैम आपने इतने सारे ऑब्लिक क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो ये ऑब्लिक सारे हम जब चेक करने जाते हैं तो मार्किंग स्कीम में भी लिखे रहते हैं कि अगर स्टूडेंट ने ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ इन चारों में से कुछ भी लिखा हो तो उसको 0.5 दे दो।
आई बात समझ में? तो अगर तुमको सब आता है तो सब लिख दो, पर मार्क्स तो वही 0.5 ही मिलने वाले, ठीक है। तो इसलिए ये ऑब्लिक लगे हुए हैं, ठीक है। तो अपन तो याद ही उस पैटर्न में करो ना कि सब लिख के आ जाओ, भैया रिस्क नहीं उठानी है, ठीक है। तो देखो, अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी टू प्रिवेंट, अब एग्जाम्पल ले रहे वो किसका, चिकन पॉक्स का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि चिकन पॉक्स को रोकने के लिए जो हीट किल पैथोजन है या कमजोर पैथोजन है या एंटीजेनिक प्रोटीन है पैथोजन का या फिर एटेनुएटेड पैथोजन को कहां डाला, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। चिकन पॉक्स हो सकता है, मीजल हो सकता है, और एनी अदर एग्जांपल इज प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन ऑब्लिक पैथोजन। तो जैसे ही पैथोजन, कैसा पैथोजन, हीट किल, एटेनुएटेड, वीकेंड या फिर पैथोजन का कोई एंटीजेनिक प्रोटीन को अंदर इंजेक्ट करोगे तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स करेगी और क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। ये एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी सेल, किसकी मदद से, टी हेल्पर। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो लंबा होता है। हो गया। अब देखो, इट जनरेट बी एंड टी मेमोरी सेल, क्योंकि बना कौन रहा है, बी लिम्फोसाइट, टी क्या कर रहा है, टी हेल्पर लिम्फोसाइट उसकी मदद कर रहा है। इट जनरेट्स बी एंड टी मेमोरी सेल दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन subsequent exposure to produce large amount of antibody which inactive the pathogen causing the disease. So basically बनाया किसने, तुम्हारा बी लिम्फोसाइट ने, हेल्प किसने की, टी हेल्पर ने। उसको याद किस तरीके से रखा, मेमोरी सेल के पैटर्न में रखा, ठीक है। कब हुआ था ये, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट चाहो तो लिख लो, ड्यूरिंग द प्राइमरी रिस्पॉन्स। आई कहानी समझ में? अच्छा, और जब प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ तो क्या, किस तरीके से बनाया, एंटीबॉडी। बट प्राइमरी रिस्पॉन्स लॉन्ग होता है और स्लो रहता है, हमेशा याद रखना। पर उसके बाद क्या हुआ, उसका उन्होंने मेमोरी सेल बना के रख ली। अब अगली बार जब वही चीज आएगी तो क्या हो जाएगा, पूरा पैथोजन जो है वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। क्यों, सेम अब लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि अब क्या होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। आई कहानी समझ में? इतना हुआ क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो जब भी वो बोल रहे कि बताओ मेमोरी सेल कैसे काम करती है, तो तुमको मेंशन करना पड़ेगा प्राइमरी रिस्पॉन्स जो स्लो और टाइम ले रहा है, जो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हीट किल, एटेन्यूएटेड, वीकेंड या फिर एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया बी सेल ने, और बी सेल मतलब बी लिम्फोसाइट ने, और टी एच लिम्फोसाइट ने क्या बनाया उसके अगेंस्ट, बम, है ना, या फिर आर्मी पूरी तैयार की। उसको क्या बोलते, किस तरीके से आर्मी तैयार की, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाता कौन है, बी लिम्फोसाइट, उसकी हेल्प कौन करता है, टी एच लिम्फोसाइट। इतना याद रखोगे। ये सब कब होगा, इसको प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो स्लो और थोड़ा लॉन्ग रहेगा। पर जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स की बारी आएगी तो पहले से ये सारी चीजें क्या रहेंगी, स्टोर रहेंगी, किस फॉर्म में, मेमोरी सेल के फॉर्म में। इतना हुआ कि जब वापस क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा, वापस वही चीज का एक्सपोजर होगा, तो अब पूरी जो मेमोरी सेल तैयार है, इतनी मेहनत करके बनाए, वो पूरी यूज होंगी और फिर तो एंटीबॉडी फटाफट बन जाएगी। इतना हुआ क्लियर? मूव करें आगे। ओके, तो अगर याद होगा इस क्वेश्चन को देखो, ये 2020 वाले पेपर में भी हमने डिस्कस किया था। वहां पे उन्होंने पूछा था, इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका था कि बी लिम्फोसाइट क्या करता है और टी एच लिम्फोसाइट क्या करता है। आई बात समझ में? देखो क्वेश्चन आंसर समवट सिमिलर चल रहा है, ऊपर के सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को मार्क करो स्टार, मतलब अब देखते चलो जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, एक पेज बनाओ और उसके ऊपर लिखते चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको तो तुम्हें छोड़ना मतलब तुम छोड़ ही नहीं सकते। तो उसका पहला टॉपिक कौन सा आया, बी और टी। वैसे सिमिलरली मैंने कुछ टॉपिक्स बताए थे जब मैं 2020 का पेपर डिस्कस कर रही थी। तो देखो जरा, तो इसमें पहला कौन सा आया, जो तुम्हारा एक तो तुम्हारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हुआ और दूसरा बी और टी लिम्फोसाइट का भी स्ट्रक्चर हुआ, मतलब फंक्शन हुआ। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। एक्सप्लेन द रेवलेंस of totipotency and soma clone in raising healthy banana plant from virus infected banana plant। अब टोटीपोटेंसी तुमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा होगा जब हम चैप्टर टिश्यूज पढ़ रहे थे। ठीक है, जब तुमने पढ़ा होगा टिश्यूज चैप्टर। तो टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, टोटीपोटेंसी मतलब वो पावर रहती है, मतलब अगर एक सेल, मैंने बोला ये टोटीपोटेंट सेल है, मतलब वो एक सेल पूरी की पूरी जो भी उस ऑर्गेनिज्म के कोई भी पार्ट को या पूरे के पूरे उस ऑर्गेनिज्म को
बिल्ड करने की क्या रखता है, कैपेसिटी रखता है। तो जल्दी बताओ, जब ह्यूमन नहीं बोल सकते, जब बेबी पैदा होता है तो कौन से सेल्स में टोटीपोटेंसी रहती है, जो आजकल क्रायो प्रिजर्वेशन भी उसका कर रहे हैं। याद नहीं आ रहा, ये हमने 2020 के पेपर में डिस्कस किया था, अम्बेलिकल कॉर्ड। तो अम्बेलिकल कॉर्ड या नाभि या वो कॉर्ड जो बेसिकली बेबी, फीटस और किसको, मदर को जोड़ती है, तो उसको क्या करते हैं, उसको आजकल सेव करके रखते हैं ना। अम्बेलिकल कॉर्ड जो बैंक है वहां पे स्टोर करके रखते हैं, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, -196 डिग्री सेल्सियस में। क्यों? क्योंकि वो सारे सेल्स कैसे रहते हैं, टोटीपोटेंट सेल। मतलब क्या मैम, उन सारे सेल में वो कैपेसिटी है कि पूरे के पूरे ऑर्गन या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ही वो पैदा कर दे। मतलब इतना ज्यादा सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट सेल डिवीजन भी और डिफरेंशिएशन की भी प्रॉपर्टी है। इतना हुआ क्लियर। तो देखो, उन्होंने पूछा कि बताओ टोटीपोटेंट सेल क्या है और सोमा क्लोन्स का मतलब क्या है। तो देखते हैं, टोटीपोटेंसी, कैपेसिटी ऑफ, अब देखो यहाँ पे ये तुमको किसके रेफरेंस में बताना है, बनाना प्लांट के रेफरेंस में। तो जब भी प्लांट बोलते हो तो तुमने देखा होगा प्लांट ग्रो कहाँ करता है, एक तो टॉप्स पे ग्रो करता है ना, मतलब टॉप पे, और दूसरा साइड में। तो यहाँ पे हमने क्या वर्ड मेंशन किया है, एपिकल और एक्सिलरी। ठीक है, क्या है वो जो टॉप पे है और साइड में रहते हैं, लेटरल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, एक्सिलरी मेरिस्टम। तो इसलिए उन्होंने वर्ड क्या दिया है, सिंस प्लांट है इसलिए उन्होंने एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम टिश्यू यूज किया है। तो देखो, कैपेसिटी ऑफ एपिकल ऑब्लिक एक्सिलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू of banana plant which are virus free to generate whole plant through tissue culture. So basically टोटीपोटेंसी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है उन सेल्स की जो कहाँ मिल रहे हैं, प्लांट के केस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, जो एपिकल भी हो सकता है, एक्सिलरी भी हो सकता है, जो क्या है, वो वायरस फ्री है, और उससे क्या हो सकता है, पूरा का पूरा होल प्लांट ही डेवलप हो सकता है। किसके थ्रू, कौन सी टेक्निक के थ्रू। अब देखो, ये टेक्निक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो खुद नहीं डेवलप हो रहा। अगर मैं यही एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखूं तो तुम्हें बनाना के टॉप पे मिलेगा, मतलब शूट के टॉप पे, रूट के एकदम टिप पे, नीचे के साइड, पर उसका वो डिवाइड करते चल रहा है, वो शूट की लेंथ को बढ़ाते चल रहा है, सिमिलरली रूट की लेंथ को बढ़ाते चल रहा है। पर मैं चाहती हूँ अब उतने से सेल से पूरा का पूरा फ्रेश न्यू बनाना प्लांट ग्रो करवा दूं। तो इसीलिए मैंने क्या लिया, उतना सा ही पोर्शन कट किया, कौन सा, एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टम, और लैब में उसको कल्चर करने लगी। सिंस उस चीज को मैं लैब में कल्चर कर रही हूँ टिश्यूज को यूज करके, तो उसको मैंने क्या बोला, टिश्यू कल्चर। इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। अब एक और कैच है यहाँ पे, ये क्वेश्चन तुमको इसलिए कंफ्यूजन वाला है, अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ लिख के रखा है। जैसे उन्होंने बोला है वायरस इन्फेक्टेड बनाना प्लांट, मतलब क्वेश्चन समझो, वो बोल रहे हैं कि बताओ टोटीपोटेंसी और सोमा क्लोन का क्या इंपॉर्टेंस है। एक ऐसा बनाना प्लांट है जिसमें वो क्या है, वो वायरस से इन्फेक्टेड है। तो एक चीज याद रखना, जितने भी हमारे जो एक्सिलरी और एपिकल मेरिस्टम सेल्स होते हैं, मतलब जो प्लांट पे, ये तुम्हारा प्लांट है, ठीक है, तो इसकी जो टिप पे, इस वाली जगह पे, और जो रूट्स है इसके इस वाली जगह पे जो सेल्स मिलते हैं, वो बेसिकली कैसे रहते हैं, वो तो मैम उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। हाँ, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो बोलते ही हैं, पर एक और चीज से याद रखनी है कि ये क्या रहते हैं, ये वायरस फ्री रहते हैं। और हमको ग्रो कैसा करना है प्लांट, बट ऑब्वियस वायरस फ्री करना है, इसलिए हमने और कौन से वाले मेरिस्टम्स लिए, ये वाले और ये वाले। इतनी बात आई समझ में, और उसको लैब में ग्रो किया थ्रू विच टेक्निक, टिश्यू कल्चर। उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। क्लियर हुआ उतना। अब देखो सोमा क्लोन्स क्या है, प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट। अब बोलोगे मैम ये कैसे समझ में नहीं आया, तो मैंने बताया था कि अगर कोई चीज तुमको समझ में नहीं आ रही है तो उस वर्ड का क्या करोगे बायो में, डाइसेक्शन। चलो सोमा क्लोन का डाइसेक्शन कर दो, हमने बीच में कर दिया। तो क्लोन का मतलब क्या होता है मैम, जो आइडेंटिकल रहे। अगर हमने बोला कि कोई ट्विंस है तो ट्विंस जनरली आइडेंटिकल रहते हैं, तो उसको हम क्लोन बोलते हैं। हाँ मैम। अब बताओ जरा सोमा का क्या मतलब है। सोमा का मतलब है सोमैटिक सेल। हम एक क्लोन पैदा कर रहे हैं, पर किसका यूज करके, सोमैटिक सेल का यूज करके। तो इसीलिए प्लांट्स, अब देखो ओरिजिनल बनाना प्लांट ये था, पर मैंने उसका ये एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टम ले लिया, लैब में टिश्यू कल्चर करके ग्रो कर दिया। तो पहले तो मास ऑफ सेल था जिसमें टोटीपोटेंसी थी, तो उसको क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। याद आया।
अब इसी को मैंने ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबर्लिन, ये सारे हार्मोन बोल रहे मैम नहीं आ रहा समझ में, ये नहीं सुने। अरे कैसे नहीं सुने, 11th में सुने होंगे, 11th में जो प्लांट फिजियोलॉजी है वहां पे सुने होंगे तुमने, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स दे दे के मैंने इसका क्या बनवा लिया, एक छोटा सा प्लांटलेट उगा लिया, ठीक है। अब ये प्लांटलेट उगा बेसिकली कौन से सेल्स की मदद से था, इस प्लांट के मेरिस्टेमेटिक सेल्स की मदद से था। मतलब इसका और इसका डीएनए तो सेम था, डीएनए में तो कोई फर्क नहीं आया। सिंस दोनों का डीएनए सेम था तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये दोनों क्या हुए, क्लोन्स हुए। पर क्लोन्स है, पर किसका यूज करके मैंने किया है, एक सोमैटिक सेल का, इसलिए नाम क्या हुआ, सोमा क्लोन्स। एक बात याद रखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन से, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। एक को बोलते हैं सोमैटिक सेल और दूसरे को बोलते हैं जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। सिमिलरली सोमैटिक सेल का दूसरा नाम होता है वेजिटेटिव सेल। अब बोलोगे मैम इन दोनों में क्या अंतर है, ऐसे याद रखो, सोमैटिक सेल वो सेल होते हैं जो तुम यूज करने वाले हो। जैसे अगर मैं देखूं तो ये बाल के जो सेल है वो क्या है, सोमैटिक सेल। ये स्किन के जो सेल्स है वो क्या है, सोमैटिक सेल। इनफैक्ट जो सेल तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिसेप्टर्स, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर उसके बाद जो भी तुम्हारे रिसेप्टर्स हो गए हैं ना, उसके बाद सेंस ऑर्गन, ये जितने भी सारे सेल्स लगे हुए इन सारे सिस्टम में, इनफैक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ये जितने भी सेल्स लगे हुए सब क्या हुए, सोमैटिक सेल। मतलब ये क्या है, ये वो सेल है, वो वेजिटेटिव सेल है जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में खुद के लिए यूज कर रहा है, खुद के बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, खुद के फंक्शन के लिए। अब बोलोगे मैम आपने तो रिप्रोडक्टिव सेल बोला, पर वही तो जर्म सेल बनाता है। करेक्ट, रिप्रोडक्टिव सेल खुद पूरा का पूरा बना रहता है सोमैटिक सेल से। मतलब अगर मैंने ओवरी का एक ऊपर का सेल निकाल के देखा तो वो मेरे को सोमैटिक सेल ही बनाएगा। ये अलग बात है कि ओवरी के अंदर जो सेल्स रहेंगे तो वो धीरे धीरे जो ऊगोनिया है ना, कुछ कुछ अगर याद आ रहा होगा, स्पर्मेटोगोनिया, तो वो क्या है, बेसिकली स्पर्म मदर सेल है और ओवम मदर सेल है। तो ये फिर आगे क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। आई बात समझ में, मतलब बाकी सारे सिस्टम मैम समझ में आ गए। इनफैक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा खुद का खुद, जैसे अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखूं तो यूट्रस के सारे सेल्स कौन से हैं, सोमैटिक सेल, क्योंकि वो तुम यूज कर रहे हो ना अपने लाइफ में। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब के सारे सेल्स कौन से हैं, सोमैटिक सेल। उसके बाद ओवरी के एक्सेप्ट कौन से, जो ओवम मदर सेल है, मतलब ओवम मदर सेल खुद भी सोमैटिक सेल ही रहती है, ये अलग बात है। वो मियोसिस करके आगे क्या बनाएगी, एन बनाएगी, एन मतलब जर्म सेल। तो सोमैटिक सेल जिसमें बेसिकली कौन सी कंडीशन रहती है, डिप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। सोमैटिक का दूसरा नाम वेजिटेटिव सेल, ऐसे सेल जो कहाँ यूज आने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं अपनी लाइफ टाइम में। और फिर कुछ सोमैटिक सेल ही क्या बनाएंगे, जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल, जिसमें नंबर क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। तो मैम ये सब आप क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रही हूं कि सोमा क्लोन्स में सोमा वर्ड कहां से आया है, इसी सोमैटिक सेल से आया है। तो याद रखना, अगर कुछ नहीं बना तो बायो में वर्ड्स का क्या करो, डायसेक्शन करो। तो सोमा क्लोन, सोमा मतलब सोमैटिक सेल, ऐसे क्लोन बनाए गए हैं जहां पे सेल यूज कौन सा हुआ है, एक सोमैटिक सेल को निकाल के उसका टिश्यू कल्चर करके, टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम माइक्रो प्रोपोगेशन करके क्या बनाया है, एक पूरा का पूरा क्लोन तैयार किया गया है। सोमा क्लोन कहाँ यूज होता है, जनरली प्लांट्स में ये टर्म यूज होता है, इतना याद रहेगा। उसके बाद टोटिपोटेंसी कहाँ मिलती है, टोटिपोटेंसी मैम उन सेल्स को बोलते हैं जिनके पास क्या एबिलिटी रहती है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही डेवलप कर सके। टोटिपोटेंशियल कहाँ मिलते हैं एक प्लांट में, मैम मेरिस्टेमेटिक सेल्स में मिलते हैं, जो एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मिल सकता है। एक और स्पेशलिटी बताओ, एक स्पेशलिटी मैम और ये है कि जो टोटिपोटेंट सेल है, मतलब जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो कैसे है, वायरस फ्री है। इसीलिए जब भी हमको टिश्यू कल्चर करना होता है, हम क्या करते हैं, इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कट करते हैं, लैब में लेके आते हैं और टिश्यू कल्चर करते हैं। इतना हुआ क्लियर। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। ओके, How is continuous culture system maintained in bioreactor and why?
ये पूछ रहे हैं कि कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूसली तुम्हें क्या करना है, तुमको कल्चर करना है। कहाँ पे? बायो रिएक्टर में। तो जैसे ही बायो रिएक्टर आया, याद आया, वर्ड आया, क्या क्या याद आया? मैम एक बड़ा सा कंटेनर इस रूम के बराबर। हाँ बहुत सही। क्या है वो? मैम बस एक कंटेनर है। बस कंटेनर है क्या? नहीं मैम, उसमें पीएच कंट्रोल होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, एयर कंट्रोल होती है, मीडियम कंट्रोल होता है, फिर कंटिन्यूसली उसमें नया मीडियम ऐड भी होता है और जो पुराना मीडियम या प्रोडक्ट बन गया है वो निकाला भी जाता है। सारी ऑप्टिमम एट ऑप्टिमम कंडीशंस, मतलब अगर कुछ भी कमी हो रही है तो हर चीज चेंज हो सकती है। बहुत बढ़िया। और एक और मैम चीज, उसको कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। किसकी मदद से? मैम ब्लेड्स की मदद से। ठीक है, याद आ गया। अब बताओ, तुमने 2 टाइप के बायो रिएक्टर भी पढ़े जो पूछे जाते हैं। ठीक है मैम, याद आ गया। पर मैम ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ उन्हीं बड़े बड़े कंटेनर में कंटिन्यूसली कैसे कोई कल्चर सिस्टम को मेंटेन कर सकता है। तो अभी तो हमने बोला आंसर कि कंटिन्यूसली क्या करना है, सारे कंडीशन, टेम्परेचर हुआ, पीएच हुआ, मीडियम हुआ, उसके बाद अगर प्रेशर हुआ, एयर हुई, स्टेराइल एयर, एयर से रिलेशन है ऑक्सीजन का, ठीक है, वो सारा का क्या करना है? मेंटेन करना है। और जो प्रोडक्ट बन गया है उस प्रोडक्ट को साइड बाय साइड निकालते चलना है, नया मीडियम ऐड करते चलना है, और अगर लग रहा है कि माइक्रोब में कमी हो गई तो नया मीडियम माइक्रोब्स भी ऐड करते चलना है। यही तो आंसर है। चलो देखते हैं। यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट। यूज मीडियम मतलब क्या? तुमने मीडियम में से प्रोडक्ट निकाल लिया, अब वो मीडियम काम का है क्या? नहीं, तो उसको हटाओ। तो साइड बाय साइड ये हटते भी चलेगा। तो यूज मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड ऑफ द बायोरिएक्टर एंड फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर साइड। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस अ लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। मतलब मैम आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर ये बायोरिएक्टर है तो इस जगह से कहीं से अब तुम्हारा प्रोडक्ट भी अलग अलग हो जाएगा और जो अनयूज मीडियम है वो भी निकल जाएगा। बिल्कुल सही समझ रहे हो। और इसी साइड से कंटिन्यूसली फ्रेश मीडियम ऐड होता रहेगा। ठीक है मैम। मैम फिर आप बताइए माइक्रोब का क्या होगा? माइक्रोब की कॉलोनी यही रहेगी। ये ऐसा है कि माइक्रोब ऐसे समझो कि फर्मेंटेशन करना था। अब फर्मेंटेशन सपोज करो वोडका बनाना था, ठीक है, तो वोडका किसका बनता है? आलू का बनता है। तो आलू को मैश करके, बॉईल करके, जो भी प्रोसेस है वो उन्होंने बायो रिएक्टर में डाला और उसके ऊपर वो सारे माइक्रोब्स घूम रहे हैं। अब उन्होंने माइक्रोब्स ने सारा आलू का यूज करके क्या बना दिया? अल्कोहल बना दिया। तो साइड बाय साइड इसी बायो रिएक्टर में एक प्रोसेस लग रही है जहां पे प्रोडक्ट अलग हो रहा है। अब जो कचरा बच गया आलू का तो वो भी अलग करना है और वापस नया फ्रेश आलू का मीडियम है ना, उसके को मीडियम बोल रहे हैं, तो सबस्ट्रेट पूरा ऐड करना है। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जो माइक्रोब्स है वो वही है। उन्होंने बोला आहा, खाना खा लिया, प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट इंसान ने निकाल लिया और जो कचरा बच गया वो भी निकाल लिया और नया खाना लेके आ गए हमारे खाने के लिए। आई बात समझ में? तब यहाँ खाना क्या है? खाना नहीं बोलोगे, उसको मीडियम बोलोगे। ठीक है, तो उस वजह से अंदर तुम्हारे माइक्रोब्स का लेवल कम हो रहा है कि नहीं? माइक्रोब्स बायोम अंदर तो इतना उतना ही मेंटेन चल रहा है, इसलिए ये वर्ड लिखा है क्या कि दिस मेथड प्रोड्यूस क्या? लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड, क्योंकि कंटिन्यूसली ये प्रोसेस टर्न बाय टर्न होती ही जा रही है। इतना हुआ क्लियर? अगले क्वेश्चन पे मूव करें। तो अगला क्वेश्चन देखो, लिस्ट एनी 4 वेज, 4 तरीके पूछे हैं किसके? बाय विच जीएमओ, तो जीएमओ का फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूजफुल फॉर एनहांस क्रॉप आउटपुट। तो अगर कुछ कुछ याद आ रहा होगा 2020 के पेपर में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज अलग थी। उन्होंने बोला था कि बताओ व्हाट इज मेंट या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ और हाउ इट इज हेल्पिंग इन एग्रीकल्चर। तो बेसिकली एक ही चीज पूछ रहे हैं, मतलब आंसर तो सेम चलने वाला है। तो जीएमओ का फुल फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मैम एक और नाम बताओ? मैम ट्रांसजेनिक प्लांट्स। बहुत ठीक, क्योंकि यहाँ प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए ट्रांसजेनिक प्लांट। अगर एनिमल होता तो ट्रांसजेनिक एनिमल, या इन जनरल बोलना है तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोल दो। ठीक है मैम, अब बताओ ये किस तरीके से हेल्प कर रहा है? तो वहां भी हमने वही लिखा था, सेम आंसर यहाँ लिखने वाले हैं। सबसे पहले जो प्लांट है वो कैसा बन जाता है? जो उसके पास एबायोटिक टॉलरेंस आ जाती है, स्ट्रेस लेवल झेलने की कैपेसिटी आ जाती है। एबायोटिक मतलब मैम
एबायोटिक का मतलब है ज़्यादा धूप सहने की क्षमता, या ज़्यादा बारिश सहने की क्षमता, या कम बारिश सहने की क्षमता, या फिर जो पीएच है सॉइल का वो टॉलरेट करने की कैपेसिटी। आई बात समझ में। दूसरा कैसा हो जाता है, वो डिजीज रेजिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम बीमारी से भी तो दूर रखना है। तीसरा, हम उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना देते हैं। बताओ पेस्ट रेजिस्टेंट के एग्जाम्पल। मैम बीटी कॉटन यूज़ किया था, और जो टोबैको प्लांट था उसमें हमने क्या लगाया था, नेमेटोड के अगेंस्ट RNAi टेक्निक। बहुत बढ़िया। एक और बताओ। मैम उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर देते हैं, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का तरीका याद आ गया शायद। एक और, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल बताओ। मैम गोल्डन राइस जो विटामिन ए में रिच है। आ गई बात। चलो आंसर देखते हैं। मेक क्रॉप मोर टॉलरेंट, किसके तरफ, एबायोटिक। अब एबायोटिक कैसे लिखा है उन्होंने, कोल्ड ऑब्लिक हीट ऑब्लिक ड्रॉट ऑब्लिक सॉइल स्ट्रेस, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। क्योंकि अगर तुम पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हो, इसका मतलब तुम्हें पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए क्या करता है, कम करता है किसका यूज, केमिकल पेस्टिसाइड्स का। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, यही हमने वर्ड बोला था। तो अब बोलोगे मैम इसमें से अगर हम बोले कि की वर्ड्स क्या क्या हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट, टॉलरेंस टू एबायोटिक फैक्टर, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट, बिल्कुल सही, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। मैंने बोला था कि सॉइल के न्यूट्रिएंट भी बैलेंस तरीके से यूज होते हैं, मतलब वो सॉइल जो है वो जल्दी अनफर्टाइल कंडीशन में ना चली जाए, ठीक है। तो प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे हमने बताया था एग्जाम्पल क्या है, विटामिन ए का, जो किस में है, गोल्डन राइस में है, ठीक है। टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट फॉर नॉन फूड पर्पस टू सप्लाइड अल्टरनेटिव रिसोर्स ऑफ फ्यूल, बायोफ्यूल करके हमने वहां भी पढ़ा था, फार्मास्यूटिकल टू इंडस्ट्री। तो इतने जितने भी ये सारे अंडरलाइन किए वो सब क्या है, उसके की वर्ड्स है। किसके अंडर आएंगे, GMO प्लांट के अंदर आएंगे, एनिमल के अंदर मत लिख के आ जाना, ठीक है, क्योंकि एनिमल में अलग थे, जो हमने 2020 के पेपर में भी डिस्कस किया था। चाहो तो 2 मिनट सुन लो। अगर यही क्वेश्चन एनिमल में लिखा होता तो क्या बोलते कि मेडिकल टेस्टिंग के लिए, फिजियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए, किसी बीमारी का रूट कॉज जानने के लिए, रिसर्च पर्पस करने के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, कोई नया प्रोडक्ट बना है उसको टेस्ट करने के लिए, इतने सारे रीजंस हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन 4 सिग्निफिकेंट सर्विसेज, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट सर्विस पूछ रहे, किसकी, दैट अ हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड। बेसिकली ये तो वो 10th वाला क्वेश्चन आ गया कि बताओ फॉरेस्ट क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो तुमने पढ़ा था, जब मैंने वन शॉट भी पढ़ाया था और एक्सप्लेन भी किया था कि 3 टाइप का यूटिलाइजेशन होता है, एक होता है नैरो, एक होता है मॉडरेट, और एक होता है ब्रॉड। या तो फिर एकदम इंस्टेंटली दिखने वाला, या तो लॉन्ग टाइम में दिखने वाला, और एक मॉडरेट दिखने वाला। तो जल्दी से बताओ इंस्टेंटली, या फिर हम बोल सकते हैं नैरो क्या यूटिलाइजेशन हुआ। मैम नैरो यूटिलाइजेशन जिसमें मेडिसिन आती है, हर्ब्स आते हैं। ब्रॉड में क्या आ गया, मैम ऑक्सीजन साइकिल मेंटेन करता है, वाटर साइकिल मेंटेन करता है, न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन करता है, एनर्जी साइकिल मेंटेन करता है, ये सब मेंटेन हो जाते हैं तो क्लाइमेट भी मेंटेन हो जाता है। अच्छा, और हम डायरेक्टली डिपेंडेंट भी है फर्नीचर के लिए, वुड्स के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए। आई कहानी समझ में। चलो देखते हैं। प्यूरिफाई एयर ऑब्लिक प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हमने किसके अंडर कंप्लीट कर लिया, ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। प्यूरिफाई वाटर, मिटिगेट ड्रॉट एंड फ्लड, मैंने बोला था ना कि क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है, तो ये हम लिख सकते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जनरेटिंग फर्टाइल सॉइल, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, हैबिटेट रह गया तो हैबिटेट भी बोल दो, बायोडाइवर्सिटी का भी मेंटेनेंस करना है, पॉलिनेट क्रॉप, प्रोवाइड साइट फॉर कार्बन स्टोरेज। अब जहां पे तुमने ऑक्सीजन साइकिल बोला है तुम कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल भी बोल दो, या कार्बन साइकिल बोलो, ज्यादा करेक्ट रहेगा। प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल, स्पिरिचुअल वैल्यू, इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर नेचर, फूड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट एंड ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। अब ये टाइप का क्वेश्चन बोलोगे मैम इतना बच्चों वाला क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछा गया। हाँ बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो पेपर है वो किस तरीके से डिजाइन होता है कि एक जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, या ऐसा ना बोल के हम बोल सकते हैं कि कुछ सिंपल क्वेश्चन भी रहते हैं जिनको डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं, ये समवॉट डायरेक्ट में आएगा। फिर कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी रहते हैं और कुछ एकदम टफ लेवल क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस बोले जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, substantiate, ठीक है, with the help of an example that in an ecosystem mutualist
टेंड टू को इवॉल्व। अच्छा, वो पूछ रहा है बताओ एक एग्जाम्पल के साथ कि जो म्यूचुअलिस्ट है, बस यहीं तक पढ़ो। म्यूचुअलिस्ट किन को बोलते हैं मैम? जो म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। जरा म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल बताओ। मैम फिग एंड वैस्प जो एनसीईआरटी, वैस्प, ठीक है, फिग एंड वैस्प जो एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता था इसमें मैम? जो फिग है वो नेक्टर प्रोवाइड करता था ताकि उसका पॉलिनेशन हो जाए, किसके थ्रू? वैस्प के थ्रू। और जैसे ही पॉलिनेशन हो जाता था तो उसके लिए वो एक अवार्ड या रिवॉर्ड देता था, किसको? वैस्प को, कि अब तुम इन कुछ फ्रूट्स में कि यहीं अंडे भी लेकर हो ताकि जो फिग है उसका क्या हो सके? सीड डिस्पर्सल हो सके। तो ये फिग और वैस्प कैसे हो गए? इंटरडिपेंडेंट हो गए, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में आ गए। तो अगर वैस्प इवॉल्व होगा तो फिग भी इवॉल्व होगा, अगर वैस्प एक्सटेंट होगा तो फिग भी एक्सटेंट होगा, क्योंकि ये ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जहां दोनों बेनिफिट हो रहे हैं एक दूसरे से। अगर दोनों में से एक को भी हटाया दूसरे को भी नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब उन्होंने पूछ रहे हैं कि म्यूचुअलिस्ट तो है पर बताओ कि वो को इवॉल्व कैसे करते हैं। अरे अगर एक इवॉल्व होगा तो दूसरा डिपेंडेंट है, दूसरा भी उससे साइमल्टेनियसली इवॉल्व होगा। और उसका दूसरा पार्ट आर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। हाँ, अभी बोला अगर एक को हटाया तो दूसरा भी हट जाएगा, को एक्सटेंशन के नाम पे। चलो आंसर देखते हैं। फिग स्पीशीज इज पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वैस्प, ये तो पता ही है, ठीक है। where the female wasp use the fruit of fig species as a site for laying and nourishing its larvae. So mutualists tend to co-evolve. Evolution of flower and its pollinated species are tightly linked. Moth deposit its egg in the locule of the ovary of yucca plant. ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल चल रहा है यहाँ से। yucca plant and the flower in turn gets pollinated by the moth. Mutualist tends to co-evolve. Evolution of flower and its pollinator species are tightly linked. अभी ही बोला ऐसा रिलेशन जहाँ पे दोनों क्या है? ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में है, ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है। अब देखो, when any one of these two species become extinct, the other species associated with it in obligatory way also become extinct and leads to biodiversity loss. एक गायब होगी दूसरी भी गायब हो जाएगी। इसी का एग्जाम्पल जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी हमने डिस्कस किया था कि जो डोडो बर्ड है वो ओवर हंटिंग के कारण एक्सटिंक्ट तो हो गई, पर एक दो साल बाद दो तीन प्लांट्स की स्पीशीज भी क्या होने लगी? एक्सटिंक्ट होने लगी, क्योंकि बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि वो जो प्लांट्स है वो जर्मिनेट कैसे करते थे? जब डोडो बर्ड उसको खाती थी और फीसेस के थ्रू पास आउट होके वो सीड उस लायक बनता था कि वो जर्मिनेट हो सके। इतना हुआ क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Pollen bank are playing a very important role in promoting plant breeding program over the world, ठीक है। How are pollen preserved in pollen bank? ठीक है भैया, अगर किसी का भी प्रिजर्वेशन कराना है, सीड प्रिजर्वेशन कराना है, पोलन प्रिजर्वेशन कराना है, तो किस तरीके से होता है मैम? क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले आपने अम्बिलिकल कॉर्ड का बताया था, बिल्कुल सही। क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन मैम? लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर करते हैं तो वो प्रिजर्व हो जाता है। वो एज इट इज अपने सेल जो है वो अरेस्ट हो जाता है, मतलब जिंदा रहता है पर उसकी मेटाबॉलिज्म रुक जाती है, और जब वापस निकालोगे तो उसकी टोटी पोटेंसी अभी भी बनी हुई रहती है या उसकी पोटेंसी बनी हुई रहती है, ठीक है। एक्सप्लेन, यही तो बोला, जो अभी इतना सारा बोला वही लिखना है। हाउ आर सच बैंक बेनिफिटिंग अ फार्मर? तो बेनिफिट ऐसे दे रहा है मैम कि सपोज करो अभी कंडीशन सही नहीं है, ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि ये प्लांट कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, उसके हमने पोलन स्टोर करके रख दिए। अब जब कंडीशन फेवरेबल हो गई तो वो स्पीशीज जो पर्टिकुलर उस ड्यूरेशन में ग्रो नहीं हो पा रही थी, हो सकता है अगर हम ये स्टोर नहीं करते तो वो एक्सटेंट हो जाती, पर सिंस हमने इसके पोलन स्टोर करके रखे हैं, प्रिजर्व करके रखे हैं, तो वापस वो स्पीशीज को हम क्या कर सकते हैं? कल्चर कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है।
राइट एनी टू वेज। चलो आंसर देखते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन या फिर प्रिजर्वेशन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस, अवेलेबिलिटी ऑफ पोलन ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन, वाइल्ड यूज, क्रायो प्रिजर्वेशन इंक्रीज वायबिलिटी ऑफ पोलन which can be used in crop breeding program, can be preserved or stored for longer duration, conserve large number of species to prevent complete extinction of any species, maintain biodiversity। तो अब बोलोगे मैम ये आंसर इसे ऑब्लिक में क्यों लिखे हैं? वापस ये बेसिकली कहाँ से आंसर निकाले हुए? मार्किंग स्कीम से आंसर निकाले हुए। मतलब अगर तुमने ये नहीं लिखा है तो ये लिखा होगा, ये नहीं तो ये लिखा होगा, तो जो भी आंसर लिख लो ऑब्लिक में अगर दोनों में से कुछ एक लिखा है तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि अगर वो वर्ड नहीं लिख सकते तो दूसरा वर्ड लिखो। आई बात समझ में? मूव करें आगे। नेम द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का ग्रुप बता रहा है। इन्वॉल्व इन सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड। इतना ही बोलोगे तो याद आ जाएगा, अरे मैम उसको लैब बोलते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस दे कैरी इन डूइंग सो। अरे इसमें एक्सप्लेन क्या करना, उसमें ये मम्मी करती है घर पे रोज। जो नया दूध है उसमें थोड़ा सा पुराना दही का पोर्शन मिला लेती है, उसको इनोकुलम बोलते हैं, बस, और रख दो बाहर। तो पूरी रात भर में वो जो दूध है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा किस में? दही में। क्यों? क्योंकि उसी इनोकुलम में कौन सा बैक्टीरिया था? लैब था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो क्या करेगा? लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और सुबह तक हमें दही मिल जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राइट अनदर बेनिफिशियल रोल ऑफ सच बैक्टीरिया। ये उनके लिए फायदेमंद है मैम जो लैक्टोज इनटॉलरेंट होते हैं, जिनको जो मतलब दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उनको सजेस्ट किया जाता है कि दही खाओ। ठीक है, आगे पढ़े। चलो, ग्रुप ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। ठीक है, क्या कर रहा है? लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ठीक है, इंक्रीजेज, ये हुआ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले लैब क्या कर रहा है? मिल्क प्रोटीन है जो उसको भी डाइजेस्ट कर रहा है, उसके बाद जो शुगर है उसको भी डाइजेस्ट कर रहा है मिल्क की। ठीक है, और एडिशनल क्या ऐड कर रहा है? विटामिन B12, इंक्रीजेस विटामिन B12, चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द स्टमक, क्योंकि स्टमक के लिए लैब बहुत बेनिफिशियल होता है। तो वो क्या करता है? उन बैक्टीरिया को या उन माइक्रोब्स को मारता है जो क्या क्रिएट कर सकते हैं? डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए दही खाना अच्छा होता है, याद रहेगा। तो जैसे ही दही बोला या फिर कर्ड बोला तो क्या याद आएगा? मैम लैब है जिसका नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जो पार्शियल डाइजेशन करता है मिल्क के प्रोटीन के लिए। इसलिए मैंने बोला कि जिन लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता उनको बोला जाता है क्या? दही खाओ, क्योंकि ऑलरेडी पार्शियल डाइजेशन जो लैब है वो कर चुका है। ठीक है मैम, और एक और चीज, उसमें विटामिन B12 होता है। साथ में जैसे ही तुम खाओगे तो जो स्टमक में जो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया है जो बीमारी कॉज कर सकते हैं, लैब उनका भी सफाई कर देता है, याद रहेगा। मूव करें आगे। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Match the microbes listed under column A with the product mentioned under column B। तो अगर कुछ याद आ रहा हो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सीरीज में कंप्लीट किए थे। सेम यही क्वेश्चन वहां भी डिस्कस किए थे। तो अब याद आया ये कौन से क्वेश्चन पेपर का है? 2019 के है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बिना पढ़े बिना ये देखे अब क्या काम करो कि कॉलम को देखो ही मत। जब भी ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए ना तो कॉलम को मत देखा करो, पहले खुद ही ऑप्शन देख के खुद ही आंसर बोल लिया करो। चलो देखते हैं। तो पेनिसिलियम नोटेटम, तो क्या निकलता है मैम? पेनिसिलिन निकलता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मैम? एंटीबायोटिक बोलते हैं। किसने डिस्कवर किया था मैम? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसको एक और क्या बोलते हैं पेनिसिलिन को? मैम वंडर ड्रग भी बोलते हैं। मैम वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था। एक और बताओ मैम, हार्वर्ड फ्लोरे जो है और अर्नेस्ट चेन ने इसका फुल पोटेंसी निकाली थी। ठीक है, इतनी सारी चीजें। अब ये इतनी सारी जो चीजें बोली उसमें से कुछ ना कुछ तो यहाँ लिखा होगा। तो जैसे ही तुम देखोगे क्या लिखा है? एंटीबायोटिक। तो इतना क्लियर हो गया कि पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है। चलो आगे देखो। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तो मैंने याद करवाया था। स्पोरम से क्या याद रखना है तुमको? साइक्लोस्पोरिन, स्पोरिन वर्ड याद रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? साइक्लोस्पोरिन ए।
याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। मोनास्कस परप्यूरस, ये हमने कल भी किया था, कल मतलब 2020 के भी पेपर में भी था। क्या हो रहा है मेरे को, ओके। जो ये क्वेश्चन था वो कहाँ था, 2020 के भी पेपर में था, ठीक है। तो मोनास्कस परप्यूरस का क्या एग्जाम्पल है, स्टैटिन। स्टैटिन जल्दी बताओ कहाँ पढ़ा था मैम, ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लोअरिंग करने के लिए काम करते हैं, बिल्कुल सही। और साइक्लोस्पोरिन ने कहाँ पढ़ा था मैम, ये इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है, जो हो सकता है, देखो इसकी जगह पे साइक्लोस्पोरिन ना लिखा हो सकता है यहाँ पे लिखा हो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, या फिर एक और चीज लिखे हो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे गिवन ड्रग। आई बात समझ। सिमिलरली स्टार्टिंग की जगह ये भी लिखा हो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवर किसका करना होता है, जिन पेशेंट को किसकी प्रॉब्लम रहती है, हार्ट अटैक की, तो ये स्टेटमेंट भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। या फिर हार्ट अटैक का ही टेक्निकल नेम क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। आई बात समझ में। आखिरी देखो, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, अरे इसको क्या बोलते हैं, बेकर्स यीस्ट। एक और नाम बताओ, ब्रूअर्स यीस्ट। क्यों, क्योंकि ये क्या करवाता है, फर्मेंटेशन करवाता है मैम। फर्मेंटेशन कैसा रेस्पिरेशन है मैम, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हुआ, क्या बाय प्रोडक्ट निकलता है मैम, इथेनॉल या अल्कोहल। तो क्या बच गया तुम्हारा, इथेनॉल या अल्कोहल, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन तुम करने जा रहे हो, पर अब तुम्हें समझ में आएगा कि अगर ये कॉलम में उन्होंने एंटीबायोटिक की जगह पे अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा हो, या हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन लिखा हो, या वंडर ड्रग लिखा हो, या फिर पेनिसिलिन लिखा हो, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 लिखा हो, तो हर कंडीशन में क्या आंसर जाएगा तुम्हारा, पेनिसिलियम नोटेटम। सिमिलरली अगर स्टार्टिंग की जगह पे उन्होंने लिखा हो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या ड्रग गिवन टू द हार्ट पेशेंट, या फिर लिखा हो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग का तुम्हारा स्टैटिन्स का तुम्हारा मोनास्कस परप्यूरस। उसके बाद ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम में या तो साइक्लोस्पोरिन ए लिखा हो, या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लिखा हो, या ड्रग गिवन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट लिखा हो, तो सब एक जगह, और आंसर क्या जाएगा तुम्हारा, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। सिमिलरली अगर यहाँ पे बेकर्स ईज लिखा हो, ब्रूअर्स ईज लिखा हो, फर्मेंटेशन लिखा हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखा हो, इथेनॉल या अल्कोहल लिखा हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इवन लिखा हो, तो भी आंसर क्या जाएगा तुम्हारा, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों, क्योंकि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण ही तुम्हारा केक क्या रहता है, फ्लफी रहता है, ठीक है। हुआ क्लियर। चलो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाई डज स्विस चीज डेवलप लार्ज होल। अरे लार्ज होल का एक ही आंसर है, जो स्पॉन्जीनेस का रीजन था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं प्रोड्यूस कर रहा, कोई और प्रोड्यूस कर रहा है। कौन है वो, कैसे याद रखोगे, एस है, तो एस से एस, जो तुम्हारे माइक्रोब का स्पीशीज का नाम भी एस से ही है। कौन है वो, शर्मा जी का बेटा। शर्मा जी का बेटा नहीं, नहीं, देखो जरा आंसर क्या है, तो क्या है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, और कौन है वो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। शर्मा जी का बेटा है हमारा, है ना, वापस चिढ़ाना मत शर्मा जी के बेटे को। तो कौन है जो शर्मा जी का बेटा, नहीं शर्मा जी का बेटा नहीं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, जो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जो तुम्हारा चीज है, ये वही चीज है जो ऐसे कार्टून में टॉम एंड जेरी में नहीं दिखाते, ऐसे इस कलर का कुछ रहता है, ऐसे बड़े बड़े होल्स रहते हैं, है ना, जेरी खाता रहता है, तो ये वही है, ठीक है। ये कौन सा है, स्विस चीज है, ठीक है। चलो आगे मूव करें, अगले क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ, अब ये हुआ बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हुए, ये है सेक्शन बी के क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। क्या है देखो, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब RDNA टेक्नोलॉजी वो पूछ रहे, वो बहुत बार RDNA टेक्नोलॉजी के नाम पे भी पूछेंगे, ठीक है। बाय द एक्शन ऑफ ई कोराई R1, तो देखो 2020 के भी दोनों सेट में ई कोराई R1 से रिलेटेड क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन यहां भी आ गया। अब उन्होंने बोला है डिस्क्राइब करो, तो वापस बायो में क्वेश्चन में अगर उन्हें डायग्राम पूछा हो या ना पूछा हो, हम ड्रॉ करके आएंगे। स्पेसिफिकली वो सारे डायग्राम तो ड्रॉ करके आने ही हैं जो तुम्हारे NCERT में दिए हुए हैं,
ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, वो पूछे बताओ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा जब ई कोराई R1 का यूज होगा। तो ये बताओ ये क्या है मैम, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और हम जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जीन ऑफ इंटरेस्ट में यूज करते हैं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वेक्टर में भी यूज करते हैं। तो क्या होता है, सेम तरीके का कट लगता है और जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेच है या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उनको हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड, तो वो बन जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। याद आया? अच्छा एक और चीज बताओ, ई कोराई R1 पहचानेगा कैसे मैम? पैलिंड्रोम का सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस का नाम बताओ, GAATTC। बहुत बढ़िया। और कट कहाँ लगाएगा? G और A के बीच में कट लगाएगा। आई कहानी समझ में? देखो जरा, ई कोराई R1 आइडेंटिफाई इट्स पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑन बोथ वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए। वेक्टर डीएनए मतलब तुम्हारा प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए मतलब जहां से वो जीन निकालना है। आई बात समझ में? फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। और क्या है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? GAATTC। कट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइड। वही पैलिंड्रोम, सपोज करो ये तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये बीच में तुम्हारा क्या है, जीन है, इस तरफ भी पैलिंड्रोम रहेगा, इस तरफ भी पैलिंड्रोम रहेगा। जैसे आइडेंटिफाई करोगे तो इस पैलिंड्रोम के सेंटर से थोड़ा इस जगह वो कट लगाएगा। और कट कहाँ लगाएगा? G और A के बीच में। तो देखो जरा, बट बिटवीन सेम टू बेसिस, कहा किसके बीच में? G एंड A। दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन। अब सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, ये डबल था, यहाँ कट लगा, यहाँ कट लगा, तो ये दोनों ऐसे लटक गए। जो लटक गए उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओवर हैंगिंग स्ट्रेच। अब ओरिजिनली ये क्या थे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अब ये क्या हो गए? सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच। तो ओवर हैंगिंग स्ट्रेच बोलो या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बोलो या स्टिकी एंड्स बोलो। देखो जरा, लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड, स्टिकी एंड ऑन ईच स्ट्रैंड। ईच स्ट्रैंड मतलब दोनों जगह, वेक्टर भी डबल स्ट्रैंडेड था, कट लगाया, वहां स्टिकी एंड। ये तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड था, वहां कट लगाया, वहां भी स्टिकी एंड। अब यही दोनों स्टिकी एंड को पास में लाओ तो क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री है? क्योंकि सेम रिकॉग्निशन साइट पे कटे हैं दोनों और सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किए गए हैं। इतना हुआ क्लियर? देखो जरा, फॉर रिकॉम्बिनेशन बोथ वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए विथ सिमिलर स्टिकी एंड आर जॉइंड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो दोनों जुड़ जाएगा और जोड़ोगे किससे? मोलेकुलर ग्लू का यूज करके, जिसका नाम क्या है? डीएनए लाइगेज। तो ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो तुम्हारी बुक है उसमें जो RDNA टेक्नोलॉजी दी हुई है, या तो वो कुछ पिक्चर देंगे पहले से, उसकी लेबलिंग्स गायब कर देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे जैसे 2020 के पेपर में किया था, या फिर वो पूरा ही स्क्रैच से डिस्क्राइब करने के लिए बोलेंगे जैसे 2019 के पेपर में कर रहे हैं। इतना हुआ क्लियर? अब वापस सिर्फ इतना ही लिखोगे क्या? नो मैम, डायग्राम भी बना के आएंगे। तो देखो जरा, ये कौन सा है तुम्हारा? बुक का डायग्राम है, हमने डिस्कस किया था, डायग्राम बेस में भी हमने ये डिस्कस किया था। तो वापस कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना है, तो वापस मैं दिखाती हूँ कि कैसे तुम ड्रॉ करोगे। अगर स्क्रैच से तुमको ड्रॉ करना है तो कुछ मत करो, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाओ, ठीक है, इस तरफ। सिमिलरली इस तरफ भी बनाओ डबल स्ट्रैंडेड। एक को क्या लिखोगे तुम कि एक मेरा क्या? अच्छा, जब ऐसे ही बना तो ऐसे नहीं छोड़ोगे, 5' एंड करो और यहाँ 3' एंड करो, ठीक है, 3' एंड करो और यहाँ 5' एंड करो। पर क्या यहाँ 5' एंड लिखना करेक्ट है? नो मैम, आपने पैलिंड्रोम तो लिखा ही नहीं। करेक्ट, तो पैलिंड्रोम भी लिखो, GAATTC। इसी का ऑपोजिट क्या आएगा? G, उसके बाद ATTAA, सॉरी G और ये C आएगा, ठीक है, और ये C। सिमिलरली अब इसको बना दो तुम फॉरेन डीएनए, ठीक है, और ये क्या रहेगा? अब सेम इसको बना दो वेक्टर डीएनए, और यहां भी वही करोगे, क्या लिखोगे? GAATTC CTTAAG। अब साथ में यहाँ भी अपन मेंशन करना नहीं भूलेंगे। देखो जरा साइड बाय साइड पैरेलल देखो, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है, पर तुम सेफर साइड रहने के लिए मेंशन कर दो। अब क्या करोगे? यहाँ पे लिखो कौन कट लगा रहा है? E कोर RI
ठीक है, और कहाँ कट लगा रहा है? इस पैलिंड्रोम सीक्वेंस के यहाँ पे GAATTC में, जहाँ पे कट लगता किसके बीच में? कट बिटवीन G एंड A, ठीक है, और दोनों सेम यूज कर रहे हो तो लिखो यहाँ पे सेम एंडोन्यूक्लियस यूज्ड। अब क्या करोगे? जैसे ही कट लगेगा, अब दूसरा अपना ब्लैक पेन उठा लेना, ठीक है, और कट कहाँ लगाओगे? एक यहाँ कट लगाओगे और एक यहाँ कट लगाओगे। रुक जाओ जरा, वापस दिखाती हूँ। ठीक है, देखो कहाँ कट लगाया? एक यहाँ पे कट लगाया और दूसरा कहाँ कट लगाया? यहाँ पे कट लगाया नीचे। ठीक है, तो हमने एक कट यहाँ पे लगाया, दूसरा पेन का यूज कर लेना, यहाँ पे कट लगाया और दूसरा कट कहाँ पे लगाया? GA के बीच में। ये उल्टा लिखा है मैंने। GA यहाँ लगना है ना, तो ये इसका पैरेलल वाला ध्यान याद रखना, ठीक है। तो GAATTC। अच्छा, अब बोलोगे मैम हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ कट लगना है? तो देखो, तुमको काटना ये है, तुम्हारा ओवर हैंगिंग स्ट्रेच क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, मतलब तुमको कुछ इस तरीके से चॉप डाउन करना है ताकि पैरेलल क्या हो? इसके साथ अटैच हो। तो अब अगर इस तरीके से चॉप डाउन करना है, मतलब यहाँ अगर G है तो यहाँ क्या आना चाहिए? पक्के से तुम्हारा, अगर इसी का उल्टा है ना, मतलब ये जो नीचे है वो ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो, ये C यहाँ था, तो देखो ये भी GAATTC भी ऐसे रिवर्स में चलाना। तो अगर ये GAATTC है तो कहाँ लगेगा कट? G और A के बीच में। तो ये जब कट लगेगा तो ये कैसा निकलेगा? कुछ इस तरीके से। रुको, कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है? देखो कॉम्प्लीमेंट्री है, फिक्स हो जाएंगे एक दूसरों पे। इतना समझ में आया? फटाफट पहले इतना बनाओ कॉपी में, फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाना है, एक डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाना है। फिर क्या करोगे? GAATTC लिख दोगे, सेम वहाँ भी GAATTC लिख दोगे, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री नीचे लिखोगे, इस साइड कॉम्प्लीमेंट्री नीचे लिखोगे। अब तुमको ये पैटर्न याद रखना है कि पैटर्न कैसे करना है, इस तरीके से करना है। अब बोलोगे मैम इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि हमको ये डबल स्ट्रैंडेड DNA में से क्या करना है? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाना है, और ऐसा जो हमारे मेन जीन से अटैच रहे। अगर ये हमारा फॉरेन DNA मतलब यहाँ कहीं हमारा मेन जीन है, और अगर ये वेक्टर है तो बाकी बचा हुआ वेक्टर वहाँ पे है। ठीक है, अब उसके बाद बताओ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है जैसे इस तरीके का, और वो कैसा आएगा? यहाँ पे फिट होगा। करेक्ट। अब लिखो जरा, क्या लिखोगे? G, अब ये A दूसरे वाले का, तो चाहो तो दूसरे पेन से लिख लो, AATTC और इसका G। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे G और इसके साथ क्या आएगा? CTTAA। ये क्या हो गया? दोनों कंबाइन हो गया। इतनी आई बात समझ में? अब कंबाइन क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या क्रिएट हुआ था? स्टिकी एंड क्रिएट हुआ था। तो चाहो तो यही लेबल कर दो कि ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA रिजल्टिंग इनटू व्हाट? ओवर हैंगिंग स्ट्रेच। और ओवर हैंगिंग स्ट्रेच को ही क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड। अब ये स्टिकी एंड जुड़े किस वजह से? क्योंकि किसका एक्शन हुआ? DNA लाइगेज का एक्शन हुआ। आई क्या कहानी समझ में? तो इसमें बाकी तो सब मैम ठीक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, वापस बता देती हूँ कैसे करोगे। कुछ नहीं, पहले डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाओ, इस साइड भी डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाओ। बना लिया, इस जगह क्या लिखो? GAATTC। सिमिलरली यहाँ भी वही चलने दो, GAATTC। अब इसी का ऑपोजिट C था तो G, फिर AATTC, इसका ऑपोजिट C, फिर TTAAG। कट कहाँ लगाओगे? क्योंकि हमें कैसा चॉप करना है? कुछ इस तरीके का चॉप करना है। ठीक है, इस तरीके का। तो कट कहाँ लगेगा बताओगे? यहाँ कट आया
और दूसरा कहाँ आया, यहाँ कट आया, G और A के बीच में कट आया, बस। और आगे तो फिर निकाल देना, अगला वाला जो पिक्चर बनाओगे उसमें ये वाला पोर्शन हटा देना, इन दोनों को लेबल कर देना एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या स्टिकी एंड या ओवरहैंगिंग स्ट्रेच। देखो यहाँ भी वही किया है, इन दोनों को ज्वाइन किससे करोगे, एक मॉलिक्यूल्स के, जिसका नाम क्या है, डीएनए लाइगेज, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। इतना हुआ क्लियर। अगले क्वेश्चन पे मूव करें तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन। जैसे ही एम्प्लीफिकेशन याद आया, मतलब वो क्या पूछ रहा है, पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, तो पीसीआर करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है मैम? सबसे पहले तो तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगता है, क्योंकि उसी की क्या बनानी है, मल्टीपल कॉपीज बनानी है। दूसरा क्या लगता है मैम? प्राइमर्स लगते हैं 2 सेट के। एक और बताओ क्या लगता है मैम? पॉलीमरेज लगता है। कैसा पॉलीमरेज मैम? थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। नाम बताओ। टैग पॉलीमरेज, क्या खासियत है मैम? ये एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड है, बैक्टीरिया का नाम बताओ। थर्मस एक्वेटिकस, क्योंकि ये क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर सहन कर लेगा। और क्या लगेगा मैम? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे। और क्या लगेगा, अरे मैम पीसीआर जो थर्मोसाइक्लर मशीन भी तो लगेगी। ठीक है, क्या करोगे मैम? क्यूवेट में सारी चीजें डालेंगे, मशीन में लगा देंगे। जैसे ही मशीन में लगाओगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, डीनेचुरेशन। कितने डिग्री पे होगी, 90 to 95। इसमें होगा क्या मैम? कुछ नहीं, वो जो तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड में। दूसरे स्टेप का नाम बताओ मैम? एनिलिंग बोलते हैं। क्या होता है इसमें? कुछ नहीं मैम, जो प्राइमर्स है वो लग जाते हैं अपनी अपनी जगह पे, और प्रोसीड करके थर्ड स्टेप पे जिसका नाम है एक्सटेंशन। जैसे ही प्राइमर लगे तो प्राइमर ने क्या बोला, जो पॉलीमरेज भैया, टैग पॉलीमरेज भैया यहाँ आ जाओ और यहाँ आके रीड करके क्या करो, रेप्लिकेशन स्टार्ट करो। तो जब रेप्लिकेशन होगा तो पॉलीमरेज अटैच होता है, जो वहाँ पे जो सैंपल है वहाँ से क्या उठाने लगता है, तुम्हारा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है उसके साथ जोड़ने लगता है। और लो यहाँ जैसी एक साइकिल कंप्लीट हुई तो एक डीएनए का क्या बन गया, तुमको 2 डीएनए मिल गए। हुआ क्लियर? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मैम? एक्सटेंशन बोलते हैं। वापस पीसीआर का भी डायग्राम है तुम्हारी एनसीईआरटी में, तो क्वेश्चन में पूछा हो या ना पूछा हो, हम बना के आएंगे। चलो अब आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर टेक्निक। अब देखो, denaturation of desired DNA into 2 strands each acting as a template, क्योंकि जहाँ भी कोई कोड कर रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है, तो जिसको रीड करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब जिस मेन स्ट्रैंड को रीडिंग करता है पॉलीमरेज उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। फॉर ईच स्ट्रैंड सेपरेट सेट्स ऑफ प्राइमर, इसलिए हम बोलते हैं 2 सेट्स ऑफ प्राइमर आर रिक्वायर्ड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड टैग पॉलीमरेज। ठीक है, तो टैग पॉलीमरेज का खासियत, डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। एक्सटेंशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट ओकर, ये फर्स्ट स्टेप थी, सेकेंड एनिलिंग हो गई, जो थर्ड स्टेप थी रिजल्टिंग इन रेप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन। अब चाहो तो तुम पैरा में आंसर लिख सकते हो, चाहो तो पहले लिखो रिक्वायरमेंट, मतलब अपना आंसर को और अच्छे बनाने के लिए लिखो रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर लिखो स्टेप्स, और रिक्वायरमेंट में ये सारा लिख देना कि क्या क्या चाहिए तुमको, जो हमने डिस्कस किया, सैंपल डीएनए, पॉलीमरेज, उसके बाद 2 सेट्स ऑफ प्राइमर और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, स्टेप्स में लिखो, फिर तुम्हारा फर्स्ट स्टेप जो है जो डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग और फिर एक्सटेंशन, और साथ में क्या बनाना है, डायग्राम भी बनाना है। तो देखो अगले पेज पे डायग्राम, तो ये डायग्राम एज इट इज बनेगा। क्या क्या इसमें मेंशन करना है, रीजन टू बी एम्पलीफाइड मेंशन करना है, डीनेचुरेशन। अब यहाँ क्या लिखोगे, आइदर बाय हीट जो लिखा हुआ है, या फिर 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्या लिखोगे, एनिलिंग। अब चाहो तो लिखो 2 सेट्स ऑफ प्राइमर यूज। ठीक है, फिर क्या लिखा है, डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। चाहो तो यहाँ पे लिख दो किससे ऑब्टेन्ड है, थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन्ड है। ठीक है, उसके बाद डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो A, T, G, C। एक्सटेंशन में अब क्या हो गया, ये सिंगल स्ट्रैंड का डबल स्ट्रैंड बन गया, और जब ऐसी साइकिल कंप्लीट हुई तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपी मिल गई जब 30 साइकिल्स रन हुई। इतना हुआ क्लियर? तो वापस जो भी क्वेश्चन जो जिसमें डायग्राम भले पूछा हो या ना पूछा हो, और स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे एनसीईआरटी में डायग्राम
दिया है उस पर्टिकुलर प्रोसेस का, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, पीसीआर हो गया, उसके बाद तुम्हारा जो इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा था हमारा इकोराय का वो हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर इन जनरल पूरा कंपीटेंट सेल तुम बना रहे हो, ठीक है, उसी के अगले वाले पेज में दिया हुआ है वो हो गया, बायो रिएक्टर्स हो गए, ये सब क्या हुए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए, ठीक है, या फिर प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 2 चिल्ड्रन है, A and B of age 4 and 5 year respectively visited a hospital with a similar genetic disorder. The girl A, मतलब 2 थे, एक A था एक B था, दोनों को सेम जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका 4 साल का है, ये 5 साल का है, 5 years, ठीक है, लिख लिया तुमने रफ में। अ गर्ल ए, अब ये लड़की है तो हमने सिंबल बना दिया गर्ल। अ गर्ल ए वाज प्रोवाइडेड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो इसको क्या दिया गया था, इसको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी गई थी, ठीक है। तो जल्दी से बताओ तुमने एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी पढ़ी कहाँ पे है, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी तुमने एडीए के केस में पढ़ी हुई है, जहाँ पे क्या होता है, वो या तो जो एंजाइम है वो डिसफंक्शनल होता है या एब्सेंट रहता है, ठीक है। अब and was advised to revisit periodic for further treatment, क्योंकि बार बार उसको एंजाइम रिप्लेस करवाना ही पड़ेगा। The girl भी, चलो ये भी लड़की है, अब इसका क्या किया देखते हैं। However, given a therapy that did not require revisit for further treatment, मतलब इसको क्या दिया गया था, जीन थेरेपी दी गई थी, ठीक है, याद आया, याद आ गया। अब देखो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है। नेम द अलाइनमेंट द 2 गर्ल वर सफरिंग फ्रॉम, अरे दोनों किससे सफर कर रहे थे, एडीए से। अब बोलोगे मैम हमको कैसे पता, क्योंकि तुम्हारी बुक में तुमने क्या एक एंजाइम के बारे में स्पेसिफिक पढ़ा हुआ है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में किसके बारे में है, एडेनोसाइन डीएमिनेज के बारे में। और इस कंडीशन में क्या होता है, यही जो एंजाइम है वो एंजाइम बनता नहीं है, क्यों नहीं बनता, या तो काम का नहीं बनता, मतलब नॉन फंक्शनल बनता है, क्यों, क्योंकि इस एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन कहाँ से कोड होते हैं, जीन से, तो जो जीन रहता है या तो वो एब्सेंट होता है, या तो खराब रहता है, या तो नॉन फंक्शनल या डिसफंक्शनल होता है। तो ये दोनों कौन से प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे, एडीए से, तो एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। उसके बाद व्हाई डिड द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू गर्ल ए रिक्वायर रिपीटेड विजिट, अरे देखो the in enzyme replacement therapy functional ADA is introduced in पेशेंट बाय इंजेक्शन। अब इंजेक्शन दोगे, ये तो वैसी चीज हुई ना, डायबिटीज का इलाज तुम किससे कर रहे हो, इंसुलिन से। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, जैसे ही वो हार्मोन यूज अप हो गया तुम्हारी बॉडी में, तो जब वापस शुगर का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा, वापस इंसुलिन का हार्मोन लेना, मतलब इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा कि जैसे ही वो एंजाइम इंजेक्शन से दिया, अभी के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर वापस रिविजिट करना पड़ेगा। दिस थेरेपी इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, एंजाइम कैन act only for a limited period of time। एंजाइम बोलो या हार्मोन बोलो, क्योंकि इंसुलिन के भी क्या लगते हैं, इंजेक्शन रखते हैं, किनको, डायबिटिक पेशेंट को, पर वो भी टाइम टू टाइम उनको लेने पड़ते हैं, याद रहेगा। अच्छा अगला, हाउ वॉज अ गर्ल बी क्योर्ड परमानेंटली, देयर इज नो परमानेंट क्योर एट द एज ऑफ 5। अब देखो, अब बोला मैम आपने तो बोला जीन थेरेपी है जीन थेरेपी, पर कौन सी एज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, पर उन्होंने एज क्या मेंशन की है, 5 साल। तो क्या ये आंसर सही है, नहीं, यही तुम गलती करते हो, यही गलती करते हो, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अगर ये चीज ऐसे बोलते कि 4 एज की है, और अब ये मेंशन नहीं कर सकते कि चलो उन्होंने लिखा कि 5 ईयर की नहीं है, बट इन इट्स मदर वूम, ठीक है, मतलब एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, मदर वूम बोला और गर्ल ना बोल के उन्होंने सिर्फ चाइल्ड बोल दिया, ठीक है, और क्या है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और उसका हिस्ट्री थी, डिटेक्ट हो गया, एडीएस है। तो अब बताओ इलाज क्या है, तो सिंस उन्होंने मेंशन किया है एम्ब्रियोनिक स्टेज, फिर उस केस में तुम लिखोगे जीन थेरेपी और परमानेंट क्योर। पर यहाँ पे ये जीन थेरेपी तो है, पर वापस ये क्या होगा, जीन थेरेपी से ट्रीटमेंट होगा बट नॉट परमानेंट क्योर। लिम्फोसाइट निकाले, उसमें सही वाला एडीए डाला, कल्चर किया, वापस कल्चर उसके बॉडी में डाल दिया, बोन मैरो में, पर ये वापस 6 महीने के गैप पे करना पड़ेगा, इतना याद रहेगा। तो क्या हाउ वाज अ गर्ल बी क्योर्ड परमानेंटली, तो देयर वाज नो क्योर। अब बोलोगे मैम क्वेश्चन में तो लिखा है कि उसका रिविजिट नहीं किया, फर्दर ट्रीटमेंट, यही तो कैच है। जब तुमको पता है एडीए है और एडीए का फुल एंड फाइनल इलाज है कि जीन थेरेपी,
और जीन थेरेपी कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, पर यहाँ क्या लिखा है 5 इयर्स। तो ये वाला क्वेश्चन कौन से कंडीशन मतलब कौन से लेवल पे आया, क्रिटिकल थिंकिंग वाले, ठीक है। और तुम क्या गड़बड़ सोच के आओगे, चलो जीन थेरेपी लिख के आते हैं, वही तो पढ़ा हुआ है, यही तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। आई कहानी समझ में कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिस्ट 6 एडवांटेज, अरे बाबा 6 एडवांटेज लिखने, किसके, XC2 अप्रोच टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखोगे XC2 के ऊपर क्वेश्चन 2020 के पेपर में भी था। तो जल्दी बताओ XC2 क्या हुआ। मैम XC2 उसको बोलते हैं कि अगर हम उस ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट में सेव नहीं कर पा रहे तो अलग से हम लेके आएंगे, या तो जूलॉजिकल पार्क या बोटानिकल गार्डन, या फिर हम बोल सकते हैं सीड बैंक या जीन बैंक, या उसका हमने जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व कर लिया क्रायो प्रिजर्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। पर उसके एडवांटेजेस तो बताओ। सबसे पहला एडवांटेज कि अगर हम नेशनल मतलब जू के फॉर्म में देख रहे हैं तो जो ऑर्गेनिज्म उसके हैबिटेट में नहीं प्रिजर्व हो पा रहा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो यहाँ पे हम सारी चीजें प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर दें। दूसरा, अगर हम क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचा रहे हैं, याद आया, हम क्या कर रहे हैं, उसका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी लॉस से भी बचा रहे हैं, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। एन एंडेंजर्ड या थ्रेटन स्पीशीज कैन बी कंजर्व ऑब्लिक जेनेटिक स्ट्रेन ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे सीड बैंक, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस इज रिड्यूस, जो अभी बोला बायोडाइवर्सिटी लॉस भी बचा सकते हो। गेमीट्स ऑफ थ्रेटन स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व इन अ वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन। एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो, मतलब एक बार तुमने गेमीट्स ले लिया, स्पर्म एंड ओवम एनिमल के रख लिया, अब तुमको लग रहा है कि हो सकता है ये एंडेंजर्ड है, पर तुम लैब में उन दोनों को फर्टिलाइज करवा के अब लैब के ही कंडीशन में वो एनिमल को वापस रिक्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब बोलोगे मैम पर जब उसको वो जब जाइगोट बनेगा तो बेसिकली आप बोल रहे हो टेस्ट ट्यूब बेबी, पर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए सरोगेट तो चाहिए होता है, हाँ चाहिए होता है, पर अगर तुम लोग थोड़ा करंट अफेयर से अपडेटेड हो तो अभी अभी एक टेक्निक निकली है जिसमें फर्स्ट गोट प्रोड्यूस की गई है, कैसे, विदाउट यूजिंग एनी ऑर्गेनिज्म। मतलब मैम नहीं समझ में आया, देखो अभी तक क्या होता था, जो भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते थे तो उसके लिए फर्टिलाइजेशन तो बाहर हो गया, ठीक है, बाहर के साइड में, बट फाइनली जो पूरा जो स्टेज बनता था 64 सेल स्टेज तक जो पूरा कल्चर होता था सेल का, वो कहाँ पे इम्प्लांट किया जाता था, यूट्रस में। यूट्रस किसका, एक सरोगेट मदर का। बट जो मैं बोल रही हूँ कि अब जो एक नई गोट आई है जिस टेक्निक के थ्रू, उसमें सरोगेट मदर की भी जरूरत नहीं पड़ी, मतलब उन्होंने एक चेम्बर बनाया जिसमें सारे न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, पीएच, सारी चीजें प्रॉपर्ली मेंटेन की, और डायरेक्ट ये जो 64 सेल का स्टेज है ना वो वहीं पे ग्रो कराया और पूरी वो गोट में डेवलप हो गई, ठीक है। ये तो करंट अफेयर्स की बात हुई, पर ऐसा वो मान के चल रहे हैं कि ऐसी कोई टेक्निक इन फ्यूचर जब निकलेगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं मतलब साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, एग को फर्टिलाइज करवा के उसका क्या कर सकते हैं, वापस वो ऑर्गेनिज्म को लेके आ सकते हैं, पर उसके लिए एग्स तो होने चाहिए ना, इसलिए eggs can be fertilized in vitro. Plants can be propagated using this tissue culture. अभी तो पढ़ा टिश्यू कल्चर का, क्योंकि वो क्या रहते हैं, सेल्स, टोटीपोटेंट सेल रहते हैं। इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, कंजर्व लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ऑब्लिक एस्थेटिक वैल्यूज। इतना याद रहेगा। अब देखो 6 पूछे थे, उसमें से इतने सारे दिए हुए, कोई भी 6 लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मूव करें आगे। What is population? अरे बाबा रे, पॉपुलेशन क्या है, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज के लोग एक जगह पे रह रहे हैं, तो यार नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, इसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यू एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, अभी तो बोला कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। आई बात समझ में। चलो आगे। द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। स्टैटिक का मतलब है कि फिक्स नहीं है ना, स्टैटिक मतलब रुका हुआ,
ठीक है, पैरामीटर नहीं, हाँ भैया कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा कब होगा? जब इमिग्रेशन होगा। देखो कुछ कुछ याद आ रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 में भी पूछा था उन्होंने। तो जो एडिटिव प्रॉपर्टी फ्लक्चुएट, वहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया था फ्लक्चुएट, और यहाँ लिख दिया कि इज़ नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। हाँ नहीं है, क्योंकि बढ़ भी सकती है अगर ज़्यादा बर्थ रेट हो गया, ज़्यादा नेटिलिटी हो गई, या ज़्यादा लोग दूसरी जगह से यहाँ के बस गए, इमिग्रेट हो गए, तो वो चीज़ बढ़ सकती है, या फिर कम भी हो सकती है। डेथ रेट ज़्यादा हो गया, मोर्टालिटी ज़्यादा हो गई, ठीक। तो ये आया तुम्हारे, इस केस में क्या होगी? पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द फ्लक्चुएशन, वापस आ गया, फ्लक्चुएशन इन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ रीजन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। चलो आंसर देखो, द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर बिकॉज ऑफ द फैक्टर लाइक, कौन कौन से फैक्टर है? अभी तो बोला बर्थ रेट, या ज्यादा लोग पैदा हो गए, नेटिलिटी। तो बर्थ रेट या नेटिलिटी मतलब नंबर ऑफ जो बर्थ हो रहे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर डेथ रेट, लोग मर रहे हैं, मोर्टालिटी नंबर ऑफ डेथ रेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इतना हुआ क्लियर। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बोला था? या तो लोग कहीं से आ रहे या तो लोग यहाँ से जा रहे। तो आ रहे तो क्या बोलोगे? इमिग्रेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। इमिग्रेशन, यहाँ से लोग चले गए। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। आई बात समझ में? अब बोलोगे मैम क्या इस जगह हम वो टेबल बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हो। वो जो एन वाला है पॉपुलेशन डेंसिटी है, फिर यहाँ पे तुम्हारा इमिग्रेशन है, पॉजिटिव दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बर्थ रेट दिया हुआ है या नेटालिटी दी हुई है, यहाँ भी पॉजिटिव दिया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव दिया है, डेथ रेट या मोर्टालिटी है, और यहाँ पे एमिग्रेशन दिया हुआ या नेगेटिव। बिल्कुल ये बना सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है बनाने में। अब देखो जब तुम ये बनाओगे तुम्हारा ये राइट अप का पोर्शन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, मूव करें आगे। और यहाँ पे तुम्हारा 2019 का जो मेन दिल्ली का सेट 1 है वो होता है खत्म। अब बोलोगे मैम सेट 1 तो सेट 2 और 3 का क्या? याद करो मैंने बताया था सेट के अंदर के क्वेश्चन सारे सेम रहते हैं, सिर्फ नंबरिंग ऊपर नीचे रहती है या एक हाथ दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो सेट से घबराना मत। कोई भी अगर 3 सेट दिए हुए किसी के भी तो एक सेट सॉल्व कर लो तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे सेम ही चलेंगे। तो ये दिल्ली का खत्म हुआ है। तो अब मैम क्या करे? पहले तो पुराना रिवाइज करो, और जो भी अगर 2020 का पेपर तुम्हारा बच गया है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, गूगल पे टाइप करोगे www.magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे और फिर सिलेक्ट करोगे तो ऐसा कुछ होम पेज आएगा। ठीक है, तो उसमें अपना क्लास सिलेक्ट करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, उसके बाद चैप्टर सिलेक्ट करोगे और सुनते चलोगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, क्योंकि मिलना है, बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलेंगे हम अगली क्लास में, दूसरा पेपर डिस्कस करके 2019 ही डिस्कस करेंगे, पर अब देखते हैं कौन सा डिस्कस करते हैं। तब तक स्टडी हार्ड।